हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुग़ल एम्पायर। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं मनसबदार, जागीरदार, मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स, मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जब्त एंड जमींदार्स, ये क्या होता है। The main source of income available to Mughal rulers was tax on produce of the peasantry। जो मेन अगर हम इनकम देखें जो अवेलेबल है मुग़ल रूलर्स के लिए, तो वो क्या है, वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। यानी पीजेंट्री जो किसान जो भी प्रोड्यूस करते थे उस पे वो मुग़ल्स जो है टैक्स लगाते थे रूलर्स, और ये उनका इनकम का सोर्स हुआ करता था। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पे टैक्स थ्रू द रूलर एलाइट्स, यानी जो उनके रिलेटेड टू नोबल्स जो लाइक, या हम कह सकते हैं रिलेटेड टू किंग, उनके ही रिलेशन में होते थे। और एलाइट मीन जो एक पूरा उनको हेड बनाया हुआ था जो टैक्स जो है वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिलेटेड टू किंग ही होते थे और बहुत ही ज़्यादा इनके पास पावर होती थी, एलाइट्स के पावर। तो रूलर एलाइट्स को जो पीजेंट्स हैं वो टैक्स पे करते थे। इनको हेडमैन भी कह सकते हैं, लोकल चीफिशियन भी कह सकते हैं। तो ये मेन जो पावर इनके पास थी। एंड मुगल्स यूज़ वन टर्म जमींदार्स, मुग़ल टाइम पीरियड में एक टर्म जमींदार भी यूज़ की गई टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरीज and whether they were local headmen of villages and powerful chieftain। that means हम देखें तो जमींदार मतलब जो अभी जब हम देखेंगे कि भी प्रॉपर्टी होती है एक उसके पास पूरी लैंड होती है। जो जमींदार हैं उनके पास 10-10 गांव भी हुआ करते थे, मतलब पूरा लैंड रिवेन्यू वहाँ से कलेक्ट करना किसानों से। तो इनको असाइन कौन करता था? इनको असाइन करने के लिए इनके ऊपर सूबेदार होते थे, मनसबदार होते थे जो इनको रखते थे, और कि भाई आप क्या करो, इस लैंड का पीजेंट से रिवेन्यू कलेक्ट करो। तो ये एक इंटरमीडिएटरीज का काम करते थे। जैसे ये किंग हैं और ये सूबेदार हो गए या मनसबदार हो गए, तो उनके बीच की कड़ी जमींदार होते थे जो पीजेंट से कलेक्ट करके इनको देते थे। देवर लोकल हेडमैन और विलेज का ही कोई हेडमैन भी हो सकता था कि वो जमींदार हो, और वो पीजेंट से रिवेन्यू कलेक्ट करके किंग को दे दिया करता था। किंग को नहीं, मतलब लाइक जो हम कह सकते हैं जो मनसबदार होते थे या फिर जो सूबेदार होते थे, लाइक दैट। अभी हम सूबेदार पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो आपको अच्छे तरीके से वो भी समझ आएगा। एंड पावरफुल चीफिशियन या फिर गांव के वो मुखिया हुआ करते थे। अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर्स, अकबर के जो लगान जो कलेक्ट करते थे मिनिस्टर, उनमें एक टोडरमल थे। कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, तो उन्होंने एक सर्वे निकाला क्रॉप का कि कौन कौन सी क्रॉप होती है, उनके प्राइस क्या हैं, कितना एरिया है जो 10 ईयर्स में कल्टीवेटेड है, यानी जिस पे क्रॉपिंग होती है। 50 to 70 to 50-80 के टाइम पीरियड में उन्होंने 10 ईयर का सर्वे किया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स ऑन ईच क्रॉप इन कैश, और उन्होंने फिर उसके हिसाब से टैक्स फिक्स करा। इनको टोडरमल को हम कह सकते हैं वो 9 रत्न में से ही एक रत्न माना जाता था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माइंडेड थे और इन्होंने ये रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो एक तरीका निकाला वो बहुत बेस्ट था। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रिवेन्यू सर्कल, हर स्टेट को लाइक जैसे आज स्टेट है उस टाइम पे प्रोविंस कहते थे, तो उसमें एक रिवेन्यू सर्कल में उसको डिवाइड कर रखा था विद इट्स ऑन शेड्यूल ऑफ रिवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप, और हर एक क्रॉप का एक अलग से उसका रिवेन्यू होता था। इसको हम रिवेन्यू सिस्टम के नाम से जानते हैं, और जो ये रिवेन्यू सिस्टम है उसे ही जब्त कहते हैं। दैट मीन्स जो भी किसी फसल पे उनको लगान देना पड़ता था कि भाई आपकी जो फसल है, तो जो भी कैश में टैक्स पे करना पड़ रहा है, लगान देना पड़ रहा है, तो वो एक रेट फिक्स कर दिया जाता था अकबर रिवेन्यू मिनिस्टर्स के द्वारा, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। और ऐसा नहीं है कि
जो ज़्यादा टैक्स ले लो कभी कम ले लो, नहीं। तो वो एक सिस्टम था पूरा। इट वॉज प्रेवलेंट इन दोज एरिया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो उनका मतलब जो एरिया था मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर के पास, तो उन्होंने उस एरिया में क्या करा, सर्वे करा जो भी उनके पास था। एंड की वेरी केयरफुल अकाउंट्स, इन अकाउंट्स को बहुत ध्यान से रखा। जो भी उस टाइम पीरियड्स में उन्होंने रिकॉर्ड्स निकाले थे कि भाई हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो लैंड का रिवेन्यू निकाला, उनके अकाउंट्स ध्यान से रखे। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज ए गुजरात, बंगाल। लेकिन अकाउंट रखना और कह सकते हैं कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, सर्वे किया उन्होंने, उनके अकाउंट्स भी रखे, बट गुजरात और बंगाल के इतना पॉसिबल नहीं था। वाई? क्योंकि गुजरात और जो बंगाल हैं ये बिल्कुल क्या हैं, कोस्टल एरिया हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अकबर का एम्पायर था जो वहाँ पे रूल करते थे, वहाँ से यहाँ तक का या फिर उन कंट्रोल करना, इंटीरियर लैंड पे कंट्रोल करना आसान होता था जमींदार्स को। लेकिन एक्सटीरियर पार्ट पे थोड़ा सा दूर जाके हम कह सकते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं होती थी। इसीलिए तो बंगाल और गुजरात का इन्होंने बोला है उस पे नॉट पॉसिबल है। जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ अ पावर, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी। एक्सप्लॉयटेशन बाय मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव दैम टू रेवेलियन। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, यानी पहले किंग होता था, फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर बताए हैं, और आफ्टर दैट जमींदार। लेकिन अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर डालते थे कि भाई हमें लगान चाहिए, या उनको एक्सप्लॉइट करते थे ज़मींदार को या पीजेंट को, तो वो क्या करते थे, रेबिलियन करते थे। जमींदार्स उनके अगेंस्ट में खड़े होते थे। समटाइम जमींदार एंड पीजेंट्स सेम कास्ट अलाइड इन रेबिलियन अगेंस्ट मुग़ल अथॉरिटी। कई बार तो दोनों ही किसान और जमींदार मिलके अथॉरिटी के अगेंस्ट में खड़े हो जाते थे। These peasants revolt challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा मुग़ल एम्पायर को अपने एस्टेब्लिश बनाए रखने में, क्योंकि स्टेबिलिटी होना बहुत मुश्किल था। स्पेशली औरंगज़ेब की बात करें तो, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे। लेकिन अकबर की बात करें तो उन्होंने इतना टैक्स पे नहीं बढ़ाया था, और किसानों को फेवर में करते हुए ही वो टैक्स लेते थे। बट औरंगजेब ने अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए टैक्स पे टैक्स बढ़ा दिए, जिससे जो किसान हैं उनको पे करना मुश्किल हो रहा था। तो ये था मेन रीज़न ऑफ द रेबलिंग जमींदार के द्वारा और पीजेंट के द्वारा, जिनको उन्हें फेस करना था। अकबरनामा और आईन अकबरी क्या था? अकबर ऑर्डर देते हैं, ये मतलब कह सकते हैं कि अकबरनामा और आईन अकबरी, अबुल फजल जो उनके एक कॉर्टियर्स थे, दरबारी थे, उनके क्लोज फ्रेंड भी थे, उनके द्वारा लिखा गया था। और अबुल फजल ने लिखा है कि उनके जो टाइम पीरियड रहा था अकबर का, तो बताया है कि किस तरीके से थे, क्या है। तो 3 वॉल्यूम में उन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन, यानी उनके शासन की, उसको अकबरनामा कहा है। यानी अकबरनामा मीन्स अबाउट ऑफ द अकबर, आप उसके बारे में जान सकते हैं। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद द अकबर एंसेस्टर एंड सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्ड द इवेंट ऑफ द अकबर रेन। फर्स्ट वॉल्यूम में उनके एंसेस्टर्स के बारे में लिखा है, यानी जो उनके पूर्वज रहे, ग्रैंडफादर, 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 लाइक दिस। आफ्टर दैट सेकेंड वॉल्यूम में लिखा है कि कौन कौन से अकबर शासन के टाइम पे इवेंट्स हुए। थर्ड वॉल्यूम में लिखा है आईन अकबरी, जो वॉल्यूम है डील करता है ये अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अकबर ने प्रशासन कैसे चलाया, कैसे हाउस होल्ड करा, आर्मी, रिवेन्यू, जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, एवरीथिंग डिस्क्राइब मोर अबाउट ऑफ द अकबर। It also provides rich detail about the tradition, culture of people living in India। ये सारे चीज़ें इसके अंदर अबुल फजल ने राइट करा है। And also the most interesting aspect about the आईन अकबरी is it rich statistical details about
things as diverse as crops, yield, price, wages, revenue. आईने अकबरी में ये डाटा भी देखने को मिलता है। तो मोर देन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से अकबरनामा पढ़ सकते हैं, आईने अकबरी पढ़ सकते हैं। अब क्या है, पढ़ेंगे क्लोज़र लुक अकबर्स पॉलिसी। अकबर्स की जो पॉलिसीज़ थी, क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है, तो थोड़ा ब्रॉड विज़न देखते हैं कि अकबर का क्या था जो अबुल फजल ने उनके बारे में इतना डिस्कस करा। आईने अकबरी में, अकबरनामा में बताया है लास्ट वॉल्यूम में। जो लास्ट वॉल्यूम आईने अकबरी है और जो फर्स्ट वॉल्यूम था उनकी बुक का, वो क्या है, अकबरनामा। द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर। अकबर के जो ये फीचर्स बताता है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने चलाया। इलाबोरेटली डिस्कस बाय द अबुल फजल ने इसको एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में अकबरनामा में, और लास्ट वॉल्यूम का नाम है आईने अकबरी। अबुल फजल एक्सप्लेन करते हैं कि वो एम्पायर को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग प्रोविंस में, जिसको सूबा कहते हैं। जैसे कि आज हमारी कंट्री है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो सेम ऐसे ही सूबा को आप स्टेट मान सकते हैं। एंड उसमें गवर्न करने के लिए सूबेदार होते थे, हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। दोनों सूबेदार ही संभालते थे। यानी अगर हम देखें, किंग के बाद अगर कोई है तो वो सूबेदार होता था। एंड ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर, दीवान, ये सारे हर एक सूबा में होते थे ऑफिसर्स। एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑर्डर इन ईच प्रोविंस, सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। और सूबेदार को दूसरे ऑफिसर्स भी सपोर्ट करते थे, मतलब अंडर द सूबेदार मैनी अदर ऑफिसर्स अपॉइंटेड एंड दे वर डूइंग देयर वर्क एंड दे गिव देयर सर्विस टू द सूबेदार। तो अलग अलग परफॉर्मेंस होती थी, लाइक जैसे फाइनेंस ऑफिसर्स है, दीवान है, तो ये सारे सूबेदार के नीचे हैं। सच एज हम देख सकते हैं कौन कौन से थे जो सूबेदार को हेल्प करते थे, लाइक जैसे मिलिट्री पे मास्टर है, जिसे हम इसमें बख्शी बोला गया है, वो मेन जो है। और उसके बाद द मिनिस्टर इन चार्ज रिलीजन्स एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, उन्हें उनका भी नाम लिया गया है शद्र। एंड मिलिट्री कमांडर्स फौजदार्स एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोटवाल कहा जाता था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए करती थी और हेल्प करती थी किसकी, सूबेदार की। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ सूबेदार एंड व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ जागीरदार, इक़्तिदार और मनसबदार। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं स्टूडेंट जो आपको अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए कि इनका क्या परफॉर्मेंस थी। जागीरदार हो गया या मनसबदार हो गया, और इनकी परफॉर्मेंस और इनके वर्क, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। उनके अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग नेम दे रखे हैं। मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, या इंडिविजुअल उनकी एक पोजीशन रैंक है। इसी तरीके से यहाँ सूबेदार हैं जो कि एक पोजीशन दे रखी है पूरी। मतलब हम देखें तो मुग़ल एम्पायर है, प्रोविंस है, तो प्रोविंस के अंदर सूबेदार सबसे ऊपर है, मनसबदार उसके नीचे है, उसको जागीर मिली हुई है। ये पॉइंट ऑफ क्लियर होना चाहिए। और इक़्तिदारी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थी, और मनसबदारी जागीरदार जो ये जमींदार हैं, ये सारा अकबर के टाइम पीरियड में है। सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि नूरजहाँ जो इतना इन्फ्लुएंस था कोर्ट में, ऐसा क्या रीज़न था जो मतलब उनको इतना इन्फ्लुएंस दिया गया और जो बहुत ज़्यादा उनको माना गया था। तो जो जहांगीर हैं, एम्परर जहांगीर थे 1611 में, और रिसीव द टाइटल ऑफ नूरजहाँ उनको देते हैं। तो यहाँ पे उनका जो नेम बोला है, क्या बोला है, मेरूनिशा नेम है, और उनकी शादी होती है जहांगीर से, तो उसका नेम चेंज हो जाता है। फर्स्ट मैरिड इनकी अफ़गान शेर, मतलब जो इनके पहले जिससे शादी हुई थी, शेर मतलब शेर अफ़गान थे जिनसे इनकी शादी हुई थी। उसके बाद सेकंड मैरिज जहांगीर से होती है। और शी रिनेम एक्सट्रीमली लॉयल सपोर्टिव ऑफ द मोनार्क। ये जो मतलब था, शी रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल, बहुत ज़्यादा लॉयल थी, सपोर्टिव थी मोनार्क को, मतलब किंग को बहुत सपोर्ट करती थी। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हीज ऑन टाइटल्स ऑन वन साइड एंड ऑन अदर साइड द इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहाँ। यानी उनकी लॉयल्टी की ऑनर में, रिस्पेक्ट में, सिल्वर कॉइन्स में उनको
उनको स्ट्रक किया गया और उनके नेम के साथ क्यून बेगम नूरजहाँ लिखा गया। तो ये मतलब दिखाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक प्रभाव जहांगीर के ऊपर छोड़ा था, कितनी स्मार्ट थी कि उसको उनके लिए एक फरमान भी जारी कर दिया था। एक डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने लिख दिया था कि जो ये स्क्वायर सील अब मतलब की जाएंगी, स्टार्ट की जा रही है, समलाइम एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहाँ पातशाह बेगम, तो उनको नाम दिया गया पातशाह बेगम का। राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर द शी बिकम अ ब्रिलियंट एज द मून में नूरजहाँ पातशाह वी द लेडी ऑफ द एज। यानी अपने टाइम पीरियड में वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, जैसे कि एज द मून से उनको कंपेयर किया गया है। नूरजहाँ को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ब्यूटीफुल मतलब बोला है, बहुत सुंदर हैं, उसके हिसाब से उन्हें कंपेयर किया गया है। पातशाह बेगम का टाइटल दिया गया है और उनको इस तरीके से दिखाने के बाद यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, एक फरमान जारी किया है, सील के साथ सील लगाई है और फरमान जारी किया है कि अब से हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग उस तरीके से मतलब अब रिस्पेक्ट देना। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप इनको किसी और नेम से बुलाएंगे। तो उन्होंने जो उनको रिस्पेक्ट दी थी पातशाह बेगम, वो उनका नेम था। और राउंड सील जो निकाली मतलब कह सकते हैं शाह जहांगीर के द्वारा, तो वो पातशाह बेगम के लिए उनको पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ब्यूटी की वजह से उनको ये टाइटल दिया गया। अकबर नोबल कमांडेड लार्ज आर्मीज हैड एक्सेस टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अगर देखें जो अकबर्स नोबल्स थे, यानी उनके जो नोबल्स से रिलेटेड टू किंग, नोबल्स मीन्स रिलेटेड टू किंग, और उनके वर्क करते हैं, उनके ऑर्डर फॉलो करते हैं। कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो उनका कमांड आर्मी पे बहुत ज़्यादा कमांड थी, रेवेन्यू पे उनके पास एक लार्ज अमाउंट था, एसेस थी, यानी पहुंच थी अकबर्स के नोबल्स की। While they were loyal, the empire functioned efficiently, but the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. लेकिन अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो लॉयल एम्पायर थे, इफ़िशेंटली था उनका अकबर का, बट धीरे धीरे 17वीं सेंचुरी के आते आते जो यही नोबल थे, अब वो राजा यानी अकबर से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना नेटवर्क अलग कर लेते हैं। उनकी जो लॉयल्टी है एम्पायर के लिए वीक हो जाती है और अब वो अपना ऑन सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। जैसे मानो आप किसी के पास जॉब कर रहे हो और फिर आप चाहते हो कि हम अपना कुछ साइड बाय साइड बिजनेस खोल लें, हम क्यों किसी के साथ काम करें जब हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो नोबल्स थे वो भी यही सोचने लगे थे। एंड वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग 15th-17th century, he started discussions on religions with the ulama, Brahmins, Jesus priests who were Roman Catholics and Zoroastrians means हम कह सकते हैं फारसी। तो ये जो अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे, इन अकबर ने इनसे फतेहपुर सीकरी में डिस्कस करा। एंड डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना। और कहाँ पे करी? इबादत खाना, मतलब जो ये डिस्कशन था टुक प्लेस इन द इबादत खाना, उस जगह पे हुआ। ही वॉज इंटरेस्ट इन द रिलीजियंस, उन्हें रिलीजन में बहुत कस्टम, सोशल कस्टम में बहुत इंटरेस्ट था। एंड डिफरेंट पीपल उन्होंने देखे कि यहाँ पे अलग अलग कस्टम है, रिलीजन है। अकबर इंटरेक्शंस विद पीपल एंड डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजन स्कॉलर हु एम्फेसाइज रिचुअल्स एंड डॉगमा वर द बिगॉड्स। उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से अलग अलग धर्म के जो स्कॉलर्स हैं वो किस तरीके से अपनी रिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करवाने के लिए एम्फेसाइज कर रहे हैं। डॉगमा मीन्स होता है स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन, मतलब एक ऐसी इंटरप्रिटेशन होती है जो डिक्लेयर करती है एज ए अथॉरिटी विद द एक्सेप्टेशंस दैट इट वुड बी फॉलो विदाउट क्वेश्चन, कि ये जो इंस्ट्रक्शन है आपको फॉलो करना पड़ेगा बिना किसी एक क्वेश्चन के। और बिगॉड्स यानी इंडिविजुअल हु इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजन्स बिलीफ और कल्चर, यानी जब हम किसी को कह सकते हैं कि टॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजन बिलीफ, जब हम किसी के उसको क्या कर रहे हैं,
टॉलरेट कर रहे हैं। लाइक द यहाँ पे है द टीचिंग क्रेट, मतलब रिचुअल एंड डॉगमा वर ऑफन बिगोट्स, सिंपल एज दैट, ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा था रिचुअल प्रैक्टिसेस को, एंड मतलब हम कह सकते हैं एक्सेप्टेशंस दैट इट वुड बी फॉलो विदाउट क्वेश्चन। अथॉरिटी जो डिक्लेयर कर देती थी वही ये जो स्कॉलर्स होते थे वही फॉलो करवाते थे। एंड देयर टीचिंग क्रिएटिव डिसीजन एंड डिसहारमोनी अमंग्स हीज सब्जेक्ट्स, उनकी जो टीचिंग्स हैं डिवीज़न ऑफ डिसहारमोनी and amongst the subject this eventually led Akbar to the idea of the सुले कुल यानी यूनिवर्सल पीस। मतलब ये जो सिस्टम चल रहा था डिसहारमोनी का, जिस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने देखा टीचिंग क्रिएटिव डिवीज़न एंड डिसहारमोनी, तो इसकी वजह से उनको एक आइडिया आया यूनिवर्सल पीस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, यानी कोई भी टॉलरेंस नहीं किया जाएगा अगर कास्ट के बेस पे, धर्म के बेस पे हो रहा है अलग अलग एरिया में। इसकी जगह उन्होंने बोला कि हमें ये अलग अलग प्रैक्टिसेस को छोड़ के हमें ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस पे काम करना चाहिए, यूनिवर्सली अप्लाइकेबल है ये। अबुल फजल हेल्प करते हैं अकबर को फ्रेमिंग करने में विज़न ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया, सुलह कुल का आइडिया उसे देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलो जहांगीर एंड शाहजहां। अकबर के बाद उनके जो कमिंग ऑफ जनरेशन थी उन्होंने भी इसको सुलह कुल को फॉलो किया, यानी ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस पे वर्क करना है, ना कि जैसे कि रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं वो ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि रिचुअल्स एंड डॉगमा वर ऑफन बिगोट्स, कि हर किसी को क्या करना पड़ेगा कि अनदर पर्सन्स के रिलीजियस बिलीव्स के जो कल्चर्स हैं उसको हम क्या करें, टॉलरेट ना करें, लाइक दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।